हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स टू राय एकेडमी। तो बच्चों, आज हम क्या करने जा रहे हैं। आज हम हमारी एनसीईआरटी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए अगला अध्याय करेंगे। हमारा अध्याय है चैप्टर 3, ग्रामीण क्षेत्रों पर शासन चलाना। तो सबसे पहले हमें ये जो पिक्चर दी हुई है ये किस चीज़ की है कि कंपनी कैसे दीवान बन गई। 12 अगस्त 1765 को मुग़ल बादशाह ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का दीवान जो है तैनात कर दिया था, और इस बात की पूरी तरीके से संभावना थी कि ये घटना मुट्ठी भर अंग्रेज़ों और हिंदुस्तानियों की मौजूदगी पे रॉबर्ट क्लाइव के तंबू में घटी होगी। लेकिन ऊपर दिखाए गए इस इतने भव्य चित्र को क्यों दर्शाया गया है? तो दरअसल बात ये थी कि रॉबर्ट क्लाइव भाई साहब ने एक चित्रकार को इस चीज़ का जिम्मा दिया था कि जितनी भी महत्वपूर्ण घटना उनके जीवन में हो रही है उनको ये इतनी भव्यता से दिखाएं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कि अब जो अंग्रेज़ों को दीवानी अधिकार मिल गया है उसका वो किस तरीके से प्रयोग करेंगे, क्या करेंगे। दीवान के तौर पर जो कंपनी है अपने नियंत्रण वाले भूभाग के आर्थिक मामलों की मुख्य शासक जो है बन चुकी थी। जैसा कि मैंने बताया था कि अब पूरी तरीके से जो राजस्व व्यवस्था है वो उनके हक में आ चुका था। अब पैसों की उनको ज़्यादा परेशानी की ज़रूरत नहीं थी। पर अब उससे बड़ी परेशानी ये थी कि आखिर शासन कैसे चलाएंगे, और ये जो पैसा उनको मिल रहा है, आमदनी जो उनको मिल रही है, उसका प्रयोग कैसे करेंगे। अब उनको एक अच्छा रास्ता ढूंढना था जिससे कि कंपनी के जो ये बढ़ते दिन प्रतिदिन खर्चे हैं उसके लिए एक अच्छी आमदनी जुटाई जाए, और ये जो आमदनी उनको मिल रही है उसको अच्छी तरीके से प्रयोग किया जाए, यानी सही तरीके से जो चीज़ें हैं उसको खरीदने या बेचने की ज़रूरत उनको रहे। समय के साथ कंपनी को यह भी समझ आने लगा था कि उसे सावधानी के साथ आगे बढ़ना है, क्योंकि बाहरी ताकत होने की वजह से उसे उन लोगों को भी शांत रखना है जो गांव देहात में पहले से शासन चला चुके थे और जिनके पास अभी भी काफ़ी ताकत और सम्मान था। ऐसे जो लोग स्थानीय सत्ता में रह चुके थे उन्हें नियंत्रित करना बहुत ज़रूरी भी था, लेकिन उन्हें ख़त्म बिल्कुल नहीं किया जा सकता था। तो आखिर काम चलेगा कैसे, आखिर इन गांव वगैरह में ये लोग कैसे संभालेंगे। तो वही चीज़ अब हमें आगे पढ़नी है, क्योंकि खेती वगैरह के मामले में अगर हम देखें तो भारत का पूरा इनको वातावरण कैसा है समझना पड़ेगा, पर्यावरण कैसा है समझना पड़ेगा, और यहाँ के जो लोकल जो लोग हैं उनको भी संभालना पड़ेगा। गांव वगैरह में होते हैं ना, मुखिया वगैरह हो गए या और जो ताकतवर लोग हो गए जिनकी लोग बहुत ज़्यादा सुनते हैं, तो उन सबको भी हैंडल करना इनको सीखना पड़ेगा। कंपनी की आमदनी, कंपनी दीवान तो बन गई थी लेकिन अभी भी कुछ खुद को व्यापारी ही मानती थी, क्योंकि कंपनी भारी भरकम लगान तो चाहती थी, लेकिन उसका आकलन यानी कि जब उसका जांच करती थी या फिर उसका वसूली करने में जो वसूली की जो व्यवस्था थी उसमें हमेशा हिचकिचाती थी। उसकी कोशिश तो यही थी कि ज़्यादा से ज़्यादा राजस्व मिले और कम से कम कीमत पे बढ़िया सूती और रेशमी कपड़ा वो खरीद ले। इसी कारण 5 साल के अंदर अंदर में बंगाल में कंपनी द्वारा खरीदी जाने वाली जो चीज़ें थी उसका कुल मूल्य दुगना हो चुका था, और 1765 से पहले कंपनी से जो सोना चांदी का आयात करती थी इन चीज़ों के बदले सामान खरीदती थी, अब बंगाल में ही इकट्ठा होने वाले पैसे से वो इन सब चीज़ों का निर्यात करने के लिए सक्षम हो चुकी थी। यानी कि पैसों से ही निर्यात के लिए चीज़ें खरीदी जा सकती थी जो राजस्व का उनको पैसा मिलता था। जल्द ही ये जाहिर हो चुका था कि जो बंगाल की अर्थव्यवस्था है वो एक गहरे संकट में पड़ती जा रही है। इसीलिए जो वहाँ के कारीगर थे वो गांव छोड़ छोड़ करके भाग जाते थे, क्योंकि उन्हें बहुत कम कीमत पर अपनी चीज़ों को कंपनी को ज़बरदस्ती बेचना पड़ता था। कंपनी अपना लगान नहीं चुका पाती थी, किसान जो हैं वो अपना लगान नहीं चुका पा रहे थे। जितने भी किसान वगैरह थे वो लगान नहीं चुका पा रहे थे। किसान अपना लगान नहीं चुका पा रहे थे, कारीगरों का उत्पादन गिर रहा था और खेती चपेट में इन सब के आने लग गई थी। खेती पर होने पूरी तरीके से चौपट हो गया था उस समय पर। बंगाल की सिचुएशन अगर हम देखें तो उस समय पे बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी, क्योंकि कहीं ना कहीं जो कारीगर हैं वो गांव छोड़ छोड़ करके भागते जा रहे थे,
और खेती पूरी तरीके से चौपट हो चुकी थी। जो किसान हैं वो लगान नहीं दे पा रहे थे। बाज़ारों में हटों की व्यवस्था जो है वो कम हो गई थी। कंपनी को ज़बरदस्ती अपना सामान किसानों को सस्ते रेट में बेचना पड़ रहा था। तो ये सारी चीज़ें हो गई थी, जिसके कारण जो किसान हैं वो वहाँ से छोड़ छोड़ के भाग रहे थे। और बंगाल की स्थिति 1770 में उस समय एक अकाल भी पड़ गया था। 1770 में जो अकाल पड़ा था उसमें कम से कम बंगाल के 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों को नींद में सुला दिया था। इस अकाल में लगभग 1/3 आबादी जो है वो समाप्त हो चुकी थी बंगाल की। तो ये सारी चीज़ें अभी आज हमने करी हैं। अगले वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे कि कैसे खेती को सुधारने की ज़रूरत थी और कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें की गई जिससे खेती में सुधार आई जाए। आप सभी का धन्यवाद। आशा करती हूँ समझ आया होगा।